आपने हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा होगा कि हाइपोथेसिस क्या होती है? टेंटेटिव गैस, इंटेलिजेंट गैस, या टेंटेटिव या इंटेलिजेंट या प्री प्लान्ड रिजल्ट ऑफ योर स्टडी। आप जो रिसर्च करना चाह रहे हैं उसको करने से पहले आप एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्सपेक्टेड बोला गया, देखो एक्सपेक्टेड रिजल्ट बनाते हैं अपनी रिसर्च का, और एज्यूम करते हैं कि ये चीज होगी। भाई पहले ही एज्यूम करते हैं ये चीज होगी, हवा में नहीं करते हैं भाई। आप कुछ ना कुछ तरीके अपनाते हैं उस टेंटेटिव गैस के लिए। जैसे आपने देखा होगा भाई, बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, तो आप क्या बोल सकते हो कि बरसात होगी कि नहीं होगी? बरसात होगी, यही बोलोगे आप। लेकिन अगर बरसात नहीं हुई या हो गई, आपको पहले से कैसे, आप एक इंटेलिजेंट गैस कर रहे हैं, आप एज्यूम्शन मतलब एज्यूम कर रहे हैं। आप क्या करें? एज्यूम कंडीशन देख के, लिटरेचर देखकर। लिटरेचर तो किताबी लिटरेचर होता है, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वहां पर। रिसर्च करते वक्त हम किसका ऑब्जर्वेशन करते हैं? लिटरेचर का, एक्सपीरियंस का। आपका एक्सपीरियंस से भी तो हाइपोथेसिस बनती है। जब हाइपोथेसिस के सोर्स क्या है? एक्सपीरियंस। ये भी देखो आपकी हाइपोथेसिस बनाती है। आपने, आपकी उम्र हो गई 27 साल, होश जब आपने संभाला तब आप 10 साल के थे, जब आपको चीज समझ में आई। तो 10 से लेके 27 साल के भी 17 साल हो गए। 17 साल से हर साल आप बारिश देखते हैं। आपने देखा जब जब बादल कड़के, जब जब बिजली कम चमकी, बरसात हुई, तो आपने एक्सपीरियंस लिया। और फिर आपसे एक प्रश्न पूछा गया, भाई बादल गरज रहे हैं, भाई बिजली कड़क रही है, बरसात आएगी। इंटेलिजेंट गैस कि बरसात आएगी। कैसे बोल दिया? एक्सपीरियंस से। ना आपने पापा से पूछा, मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं लिया, ना कोई किताब पढ़ी, ना इंटरनेट में खोजा, लेकिन एक्सपीरियंस से बता दिए। देखो हाइपोथेसिस का एक सोर्स, ये भी सोर्स नहीं, मतलब हाइपोथेसिस बनाई जा सकती है, एक्सपीरियंस भी आपकी हाइपोथेसिस बना लेता है। लेकिन एजम्पशन 100% सही हो ये जरूरी नहीं है। इंटेलिजेंट गैस, तभी तो इंटेलिजेंट वर्ड आ गया इसमें। इंटेलिजेंट गैस 100% सही हो ये भी पॉसिबल नहीं है। आपने लिटरेचर पढ़ा है, आपने किताबों में देखा, आपने टीवी में देखा, कितने बार देखा, तो एक्सपीरियंस। सेम ऐसे ही जब हम रिसर्च करते हैं, कि तो मैं जो हाइपोथेसिस का एग्जांपल बताया, ये जनरल लाइफ में बताया। सेम यदि हम हाइपोथेसिस को बोलें, तो हाइपोथेसिस इज ए अजम्पशन विच इज बेस्ड ऑन रीजनिंग, विच इज बेस्ड ऑन रीजनिंग। देखो आपने रीजनिंग तो लगाया, एक्सपीरियंस जो है रीजनिंग तो लगाई आपने कि भाई बादल कड़क रहे हैं और बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं। फिर आपने लॉजिकल थिंकिंग लगाई, बरसात बता दी आपने। ये तो, लेकिन आपने बता दी तो जरूरी थोड़ा ना होगी। तो हाइपोथेसिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड। फर्स्ट वन इज हाइपो, दिस मींस अंडर या लेस देन या टेंटेटिव। मतलब ये आप 100% नहीं बोल रहे हो, आप तभी इसलिए बोल रखा अंडर या लेस देन या टेंटेटिव है, अप्रोक्सीमेटली जिसे बोलते हैं, अनुमानित। एंड द सेकंड वन इज थीसिस, मतलब जनरल ओपिनियन या स्टेटमेंट। उसी से बना है हाइपोथेसिस वर्ड, या सॉल्यूशन ऑफ स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। तो जब आप रिसर्च में हाइपोथेसिस बनाते हैं तो आप टेंटेटिव रिजल्ट देते हैं, टेंटेटिव गैस करते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, टेंटेटिव या एक्सपेक्टेड रिजल्ट बताते हैं कि ऐसा रिजल्ट आएगा। जैसे आपने बोला कंपैरिजन ऑफ, आप कंपेयर करना चाहते हैं, कंपैरिजन ऑफ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बिटवीन बास्केटबॉल प्लेयर एंड चेस प्लेयर। आप कंपेयर करना चाहते हैं बास्केटबॉल प्लेयर और चेस प्लेयर के एक्सप्लोसिव, पैरों की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को। आप हाइपोथेसिस क्या बनाओगे? आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या दोगे? क्या दोगे एक्सपेक्टेड रिजल्ट? बास्केटबॉल क्या? प्लेयर, पूरा बोलो। बास्केटबॉल प्लेयर की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगी सर। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। देखो ये मतलब, हाँ, एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे दिया उसने, बास्केटबॉल की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मतलब आपने हाइपोथेसिस बनाई लेकिन डायरेक्शन भी दे दिया, कम ज्यादा, लंबा छोटा, ठीक है, मोटा पतला, भरा खाली, ये सब चीजें क्या डायरेक्शन दिखा रही हैं वहां पर। तो आपने बताया कि बास्केट, द एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर विल बी हायर देन द चेस प्लेयर। ये आपकी हाइपोथेसिस होगी। जो मैं बोल रहा हूं ये आपने हाइपोथेसिस को व्यवस्थित ढंग से लिख दिया, बस अच्छी तरह लिख दिया, बस जो मैंने बोला, वरना आपने भी हाइपोथेसिस लिखी। अब क्यों बोल दिया भाई आपने, आपने डायरेक्शन क्यों दे दिया? क्योंकि
आपने इतने सारे लिटरेचर पढ़े, एक्सपीरियंस बोला आपका, आपके मन में लॉजिकल थिंकिंग क्या करी कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि भी स्ट्रेंथ वाले जंपिंग मूवमेंट स्पीड के साथ करना। आपके दिमाग में लॉजिकल थिंकिंग करी कि भाई बास्केटबॉल प्लेयर तो सारे जंपिंग इवेंट करते हैं स्पीड के साथ, चेस प्लेयर तो बैठा रहता है। तो आपने लॉजिकल थिंकिंग करी कि बास्केटबॉल प्लेयर की इसलिए बास्केटबॉल प्लेयर की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो आपने बोल दिया भाई बास्केटबॉल प्लेयर की ज्यादा होगी। या आप इसको उल्टा बना सकते हैं कि द एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ऑफ चेस प्लेयर विल बी लोअर देन या लेसर देन बास्केटबॉल प्लेयर। बात तो एक ही है, कान इधर से पकड़ा इधर से पकड़ा, कि बास्केटबॉल प्लेयर की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चेस प्लेयर से ज्यादा होगी, एक कान इधर से पकड़ा, या चेस प्लेयर की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बास्केटबॉल प्लेयर से कम होगी। लेकिन दोनों में आप डायरेक्शन दे रहे हैं, ये ध्यान। तो ये भी एक टाइप हो गया। अभी आगे हम पढ़ेंगे। हाँ जी सर एक क्वेश्चन था सर, अगर मतलब बास्केटबॉल प्लेयर और चेस प्लेयर के बीच में हम लोग मतलब स्टडी करना चाहते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का, तो मतलब पहले ही हमको पता है कि ये मतलब सीटिंग में प्ले करते हैं और वो लोग तो मतलब मूवमेंट है, तो हाँ। मतलब ये स्टडी रिलेवेंट होगा क्या? मतलब ऐसे ही नहीं। तो दिखने से ही लग रहा है कि ऐसा है। हाँ बिल्कुल, दिखने से लग रहा है ना, तो लेकिन आप रिसर्च में क्या होता है कि आप प्रूव करना चाहते हैं, मतलब प्रूव नहीं, वो आप टेस्ट करना चाहते हैं कि भाई क्या ये सच में है या मेरे को दिखने से ही लग रहा है। लेकिन अगर इससे रिलेटेड स्टडी हो चुकी है तो आप इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है भाई, कि चेस प्लेयर और बास्केटबॉल प्लेयर। लेकिन मान लीजिए आपने यही प्रॉब्लम सिलेक्ट करी और इससे रिलेटेड 50 स्टडीज पढ़ी, 50 में से 25 बोल रही थी कि भैया चेस प्लेयर की ज्यादा होगी, 25 बोल रही थी बास्केटबॉल प्लेयर की ज्यादा है। तो आप अब कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई आधी तो बोल दी आधा बोल दी, तो इसका मतलब अब मैं एक और स्टडी करना चाहता हूँ इसी पे कि भाई क्या रिजल्ट देगा एग्जैक्ट। लेकिन ये इररिलेवेंट नहीं है, इररिलेवेंट नहीं बोलेंगे, स्टडी हो सकती है इसमें। लेकिन आपने ये भी देखना है कि चलो अब मैं ये भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि चलो बाकी ये एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये स्टडी का पार्ट बन सकता है। क्यों? ये एक नई नॉलेज तो ऐड करेगा। आपने तो खाली लॉजिकल थिंकिंग बताई है, आपने एक लॉजिकल थिंकिंग, पुराने लिटरेचर पढ़े, लॉजिकल थिंकिंग देखी, अपनी सोची, लेकिन क्या आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं खाली लॉजिकल थिंकिंग को? आपके पास साइंटिफिक डाटा भी होना चाहिए, उनका डाटा भाई और स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए, तब आप जनरलाइज कर सकते हैं। ऐसा बहुत जो जरूरी है, तब आप जनरलाइजेशन किया जा सकता है। और ये ध्यान रखना कि ये जो मैंने अभी आपने डायरेक्शन बताया कि इसमें डायरेक्शन है, हाइपोथेसिस का कोई ना कोई डायरेक्शन हो, कम ज्यादा वाला, इसका मतलब ये एक प्रकार की हाइपोथेसिस है। जब मैं टाइप पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा। इसे बोलते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इसे क्या बोलते हैं? आपको डायरेक्शन, एक्सपेक्टेड रिजल्ट में डायरेक्शन दिख रहा है तो आप इसे बोलेंगे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ये बोला जाता है इसमें। सेम। और अगर मैं आपसे एक और वो क्वेश्चन पूछूं, मेरी रिसर्च प्रॉब्लम ये है कि भाई कंपैरिजन ऑफ हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बिटवीन मैराथन रनर एंड लॉन्ग डिस्टेंस साइक्लिस्ट। आप मैराथन रनर और लॉन्ग डिस्टेंस साइक्लिस्ट के हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन को कंपेयर करना चाहते हैं, क्या हाइपोथेसिस बनेगी? सर देयर विल बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा ऐसे, या फिर मैराथन रनर्स और उनके बीच में थोड़ा डिफरेंस होगा ऐसे? नहीं, आप एक ही लाइन में मुझे बताइए, या फिर नहीं आना चाहिए यहाँ पे, एक ही इंटेलिजेंट गैस करना आपने, क्या बोलेंगे आप? सर मतलब एक ही मतलब मेरे दिमाग में ही आ रहा है कि देयर विल बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंस होगा। देयर विल बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस। हीमोग्लोबिन। हाँ देखो, अब पूनम देवी जी ने बोला कि देयर विल बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब पूनम देवी ने कहा कि भाई दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो होगा, मतलब अंतर तो होगा, लेकिन किसका ज्यादा होगा या कम होगा ये पूनम देवी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि भाई देखो, वही लॉजिकल थिंकिंग, सबसे पहले लॉजिकल थिंकिंग लगाई कि भाई दोनों के दोनों कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस वाली एक्टिविटी करते हैं, दोनों के अंदर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ज्यादा मात्रा में होता है, मतलब मायोग्लोबिन ज्यादा मात्रा में होता है, दोनों के आरबीसी की मात्रा ज्यादा होती है, दोनों के दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रनर और साइक्लिस्ट हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक रख रहे हैं,
तो लगभग सेम ही होगा भाई। अब मुझे पता नहीं है कि ज्यादा किसका होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, देयर विल बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस। भैया दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है, मतलब दोनों के हीमोग्लोबिन का जो मीन है वो एक समान नहीं होगा, उन मीनों में सिग्निफिकेंट अंतर होगा। एक होता है डिफरेंस बिटवीन मीन्स, एक होता है सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स। जब सिग्निफिकेंट वर्ड आ गया इसका मतलब आपने इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स लगाने के बाद ही टेस्ट किया है हाइपोथेसिस को कि भाई सिग्निफिकेंट डिफरेंस बोलेंगे अब। और डिफरेंस क्या बोलेंगे भाई, जैसे वो डाटा जब कलेक्ट किया आपने, डाटा कलेक्ट किया आपने, साइक्लिस्ट का डाटा भी आ गया आपके पास हीमोग्लोबिन का और मैराथन का भी, आपने 10-10 दोनों के 10-10 सब्जेक्ट लिए थे, मैंने 10 के 10 का मीन निकाला साइक्लिस्ट का, हीमोग्लोबिन का 10 के 10 का मीन निकाला आपने मैराथन का। एक का आया 17, एक का आया 17.1, तो आपको विजिबल डिफरेंस दिख रहा है मीन में 17, एक का है 17.1। तो आप क्या बोलोगे भाई डिफरेंस तो है, डिफरेंस है दोनों के मीन में, और 17.1 वाला मतलब मैराथन रनर की हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू साइक्लिस्ट। लेकिन इसको आप 100% प्रूफ करके वैलिड के साथ ये नहीं बोल सकते कि वो डिफरेंस है या नहीं है, जब तक आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक नहीं लगाएंगे। आपने मीन देखा खाली, अब उन दोनों मीनों का आप प्रयोग करेंगे टी टेस्ट लगाने में। अब टी टेस्ट की जो वैल्यू होगी वो देगी भाई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। हो सकता है सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो सकता है सिग्निफिकेंट डिफरेंस ना हो, ये भी हो सकता है। तो जब आपको डायरेक्शन नहीं पता है उस कंडीशन में आप नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाते हैं, जिसे बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। और ये सारी की सारी हाइपोथेसिस आप लिटरेचर देख के बनाते हैं, अपने मन से नहीं बनाते, लिटरेचर देख के। जैसे मैराथन रनर और साइक्लिस्ट के बीच में स्टडी हुई, 50 स्टडी हुई, 50 में से 40 बोल रही है, 40 का रिजल्ट देखा आपने, देखा कि भाई मैराथन रनर सिग्निफिकेंटली हायर थे एज कंपेयर टू क्या बोलते साइक्लिस्ट। वहां पे आपने वो देखा, स्टडी का फाइंडिंग देखी, तो भाई आप तब उसके बेस पे आप कौन सी बना दोगे, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। उस समय डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल। जब आप पुख्ता आपका लॉजिकल थिंकिंग 100 रूप से आपके मतलब आपका माइंड आपका दिल दोनों मिलके ये बोल रहा है कि भाई एक का ज्यादा होगा दूसरे से, लॉजिकल थिंकिंग, लिटरेचर भी वही बोल रहा है, तब आप डायरेक्शन वाला देंगे। आपका लॉजिकल थिंकिंग माइंड, आपका हार्ट, लिटरेचर सब मिला के बोल रहा है, आधा आधा बोल रहा है कि भैया उसका ज्यादा है या सेम है या इस टाइप से, तब आप क्या बोलेंगे, नॉन डायरेक्शन रखेंगे वहां पे, डायरेक्शन नहीं देंगे वहां पे। ये भी एक प्रकार के टाइप है, ये रिसर्च हाइपोथेसिस के ही टाइप हो जाते हैं कि एक डायरेक्शन वाली रिसर्च हाइपोथेसिस होती है, एक नॉन डायरेक्शन वाली होती है। तो ये टेंटेटिव गैस होता है, टेंटेटिव रिजल्ट। और आप कभी भी अपनी रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हैं। आप किसको करते हैं टेस्ट, रिसर्च हाइपोथेसिस जब आपने लिखी है, जब वो स्टैटिस्टिक्स तक पहुंचती है, कब पहुंचेगी वो, डाटा कलेक्शन के बाद, तब आप नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। और जब नल हाइपोथेसिस आपके द्वारा बनाई जाती है तो उसको स्टैटिस्टिकली टेस्ट किया जाता है। या तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं या उसको फेल टू रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट जब आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया तो उसके साथ साथ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनती है, या जिसे रिसर्च हाइपोथेसिस जैसी ही होती है उसे आप अपने आप एक्सेप्ट करेंगे। और जब आप फेल टू रिजेक्ट हो जाएंगे नल हाइपोथेसिस को, मतलब एक्सेप्ट कर देंगे, फेल टू रिजेक्ट का मतलब एक्सेप्ट कर देंगे, तब आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई है। मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्ट हो गई है, वैसे फेल टू रिजेक्ट लिखा जाता है उसे, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं थे कि उसको फेल कर सके, नल हाइपोथेसिस को फेल कर सके। या एविडेंस कैसे आते हैं भाई, आपका डाटा कलेक्शन अच्छी तरह नहीं हुआ, ट्रेनिंग अच्छी तरह नहीं दी भाई, आपने सैंपल बिल्कुल ट्रू 90% सैंपल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव थे, 100% नहीं थे। तो ये इस वजह से आपको सफिशिएंट एविडेंस प्राप्त नहीं हुए, तो आपने क्या करा, नल हाइपोथेसिस को वो कर दिया, एक्सेप्ट फेल टू रिजेक्ट कर दिया वहां पे।
अभी टाइप बताएंगे आपको समझ में आएगा। तो हाइपोथेसिस इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च बता रखा है, हाइपोथेसिस इज ए पार्ट ऑफ रिसर्च भी बोला हुआ है, और हाइपोथेसिस इज ए पार्ट ऑफ एवरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। यहाँ पे एवरी बोल दिया मैंने। देखो हाइपोथेसिस रिसर्च का तो पार्ट है, लेकिन हाइपोथेसिस तो प्रत्येक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट है भाई। कोई ऐसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है जो बिना हाइपोथेसिस के संभव हो। हाइपोथेसिस नहीं बनाओगे तो टेस्ट किसको करोगे? जब हाइपोथेसिस नहीं बनाई तो टेस्ट भी तो करेंगे आप। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर हम ऐसी स्टडी कर रहे हैं जिसका पूरी दुनिया में ना इंटरनेट में ना किसी लाइब्रेरी में उसका लिटरेचर ही अवेलेबल नहीं है, तो भैया क्या करेंगे हम? तो कौन सी हाइपोथेसिस बताएंगे? और सर आपने तो हमसे बोला था कि हाइपोथेसिस बनती है प्रीवियस लिटरेचर से, और इस स्टडी से, ये पहली स्टडी है, आज तक इस स्टडी से रिलेटेड हमने कोई लिटरेचर ही नहीं देखा है, स्टडी ही नहीं देखी, तो भाई हम क्या हाइपोथेसिस बनाएंगे? तो ये ध्यान रखना, तब मोस्ट ऑफ केस में नल हाइपोथेसिस लेके चला जाता है, नल हाइपोथेसिस लेके चला जाता है। लेकिन उसके अलावा उससे पहले आप अपना इंटेलिजेंट गैस लगाओगे ही लगाओगे। इंटेलिजेंट गैस तो है, लॉजिकल थिंकिंग तो है ही ना, लिटरेचर अवेलेबल नहीं है तो वो क्या बोल रहा है देखो। अगर वो भी कंफ्यूज है फिर आप नल लेके चलेंगे हमेशा, नल हाइपोथेसिस। लेकिन अगर लिटरेचर अवेलेबल है भाई, बहुत चीजें, अब कोरोना से दवाई पे तो स्टडी नहीं हुई, लेकिन कोरोना के सिम्टम्स पे तो स्टडी हो रखी है, कोरोना पे भी स्टडी हो रखी है। क्योंकि कोरोना के तो बहुत वायरस के बहुत टाइप थे ना, कोरोना का ये वाला जो वायरस थे, इससे पहले भी कितने कोरोना के वायरस थे, उन्होंने उसको देखा कि वो उस दवाई से ठीक हो रहा, तो आपने भी फिर जो कोरोना की रिसर्च कर रहे थे तो वो हमेशा पॉजिटिव हाइपोथेसिस लेके चला कि यस कोरोना वैक्सीन विल सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द कोरोना डिजीज, तब लेके चला वो। अगर कोरोना की कभी दवाई नहीं बनती है तो नल लेके चलती है। लेकिन कोरोना की बहुत दवाई, कोरोना जैसे सिम्टम्स किसके हैं? इन्फ्लुएंजा, सर्दी जुकाम, वायरल, सब कोरोना ऐसे सिम्टम तो है, उसकी दवाई तो बन चुकी है, तो लिटरेचर बोल रहा है, तो भाई उन्होंने भी फिर उसको हिसाब से उन्होंने बनाया।